नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं ऑफिसर बैंक ऑफ इंडिया और मैं आपको आज इस बारे में बात करेंगे कि जो अभी आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड आपकी जो तैयारी है और उसको कैसे इतना अच्छा कर सकते हो कि आप कट ऑफ को क्रॉस कर सको। तो जो सबसे बड़ा बैरियर है अभी रिसेंट टाइम में जो देख रहे हैं हम, उसमें वो है आपका इंग्लिश। और ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि जो हिंदी बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। मैथ्स रीजनिंग उनका जनरली सबका अच्छा रहता है और उसको अच्छा किया भी जा सकता है, मेहनत करेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन इंग्लिश का पार्ट जो है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड उतना सही रहा नहीं होता है, तो फिर उसको उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं। उसकी दो तीन मूल वजह है, जो उनमें सबसे पहले है कि वो इंग्लिश को कम पसंद करते हैं क्योंकि आती नहीं है, और आती नहीं है तो उसकी बुक्स फिर वो उठाते नहीं है क्योंकि वो पढ़ना पसंद नहीं है। जब उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है और इंटरेस्ट नहीं आता है तो फिर उसकी बुक्स को वो कंपैरेटिवली बाकी बुक्स के बजाय उसको कम उठाते हैं और वो फिर एक कुचक्र शुरू हो जाता है और उसमें वो धीरे 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 उसमें पिछड़ते जाते हैं। और लास्ट में एक ये रहता है कि यार इंग्लिश का सेक्शन जो है मेरा क्लियर हो जाए, बाकी में मैं स्कोर कर लूंगा। ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ये आपको प्री तो आपका क्लियर कर सकती है, मेंस में जाके आपको आपके सब सब्जेक्ट जो है आपके स्कोरिंग ही होने चाहिए। अगर आपका इंग्लिश भी अगर आपका स्कोरिंग रहता है तो आप जो है ओवरऑल कट ऑफ में आपको ये बेनिफिट करेगा। ये आप ठीक कैसे कर सकते हैं? अब जहां से आपने शुरू किया इंग्लिश का, जिसमें आपका मेजर 4 या 3 पार्ट्स में हम इंग्लिश को देखते हैं। सबसे पहले आपका वोकैब, वो अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो आप जो है कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। दूसरा आपका ग्रामेटिकली आप कितने स्ट्रांग हैं। और थर्ड आपका है कि ओवरऑल आप जो है उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। तो मेन ये जो है तो आपको ये चीजें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहला पार्ट है वोकैब। वोकैब का ऐसा है कि आप ग्रामेटिकली आप कितने भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपका वोकैब ठीक नहीं है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि उसमें पैराग्राफ में या उसमें सेंटेंस में लिखा गया है। जब आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसको सही करने के लिए जो सही चीज है वो है आपका सबसे पहले आपका वोकैब ठीक हो। वोकैब में आपके जो जनरल यूज के वर्ड्स हैं, प्लस जो जैसे आपका स्केल अप होता है, आप क्लैरिकल से ऑफिसर कैडर का जो आपका पीओ का एग्जाम है वो जब देते हैं तो उसका आप देखोगे इंग्लिश का लेवल जो है एकदम से बूस्ट कर जाता है। तो उसको किस तरह से काउंटर करना है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे जो अच्छा तरीका है वो कैब को दुरुस्त करने का कि वही है कि आप रोज कुछ वर्ड्स को लिखिए और उनको यूज करिए। वर्ड्स लिख के और उनका वर्ड मीनिंग सर्च कर लेना काफी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी टैक्टिक्स है और वो अब मुझे नहीं पता कितने यूजफुल हैं। मैं पर्सनली मैं उसको नहीं उतना प्रेफर करता हूँ। आप वर्ड्स लिखिए, वर्ड मीनिंग्स को समझिए और उन वर्ड्स को यूज करिए। अगर आप यूज करते रहेंगे तो आपके ध्यान में रहेंगे। अगर आप 10 वर्ड आज लिख रहे हैं, 10 वर्ड्स कल लिख रहे हैं, ऐसे करते करते जब आपको 10 दिन हो जाएंगे तो ये विल हैव अ कलेक्शन ऑफ 100 वर्ड्स। बट 10वें दिन आपको फर्स्ट डे के वर्ड्स जो है उसमें से 3 या 4 ही आप उनको ठीक से कलेक्ट कर पाओगे। बाकी वो जो है धीरे 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 वो समवेयर इन बैक ऑफ योर माइंड वो जो है उन पर मिट्टी आती जाती है और वो धीरे धीरे वो कम इफेक्टिव हो जाते हैं। उन्हीं वर्ड्स को अगर आप रेगुलर यूज करते रहते हैं तो फिर आपका वोकैब जो है स्ट्रांग होता जाता है। यूज करते रहते हैं का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार उन सेंटेंसेस को लिखते रहते हैं। यूज करने का मतलब कि उन वर्ड्स को आप फेस करते रहते हैं। अगर आप अच्छा आर्टिकल पढ़ते हैं, अच्छी मैगजीन इंग्लिश की पढ़ते हैं, तो आप उनको उसमें जो वर्ड्स हैं आपको कहीं कहीं जो आपने पीछे कुछ समय में जो पढ़े हैं वो वर्ड्स आपको उस सेंटेंस में उस पैराग्राफ में जैसे आपको दिखता है तो आपको ट्रिगर होता है दिमाग में कि जो है मैंने वहां देखा था, और वो वर्ड मीनिंग जो है आपको सेंटेंस के हिसाब से आप उसको समझते जाते हैं। और इसी तरह आप करते 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 आपका जो है वोकैब का जो है लेवल अप होता जाता है। इसके अंदर जो बेस्ट टेक्निक है वो है आपके दो जो एग्जाम के 2 पार्ट्स हैं वो एक साथ बेटर हो सकते हैं। उसमें आपका जनरल अवेयरनेस और प्लस इंग्लिश। उसके लिए अगर आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई और किसी का आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें क्या रहता है कि अगर आप पुराने आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसमें क्या रहता है आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, नो डाउट, बट इंग्लिश ही स्ट्रांग होगा। उसमें वो आपको दूसरे सेगमेंट में आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो दूसरे सेगमेंट्स में भी आपको हेल्प मिले उसके लिए है आपका आप न्यूज़पेपर पढ़िए और जिस दिन का है उस दिन पढ़िए। और कौन सा पढ़िए तो उसमें आप इंडियन एक्सप्रेस
या फिर आपका द हिंदू या फिर ट्रिब्यून में से कोई चूज कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा लंबा प्रिपेयर करना है, आपका टारगेट है कि आपने कंपटीशन जो है आपने क्लियर करना ही करना है विद इन 1 ईयर 2 ईयर, और जो भी अपकमिंग टाइम में आपका जो उस तरह की प्लानिंग है, तो आपके लिए बेस्ट है तो द हिंदू। इसमें क्या है, आपका सबसे बढ़िया जो रहेगा वो है कि इसमें एडवर्टीजमेंट का फर्स्ट देखो आप, इसका फर्स्ट पेज है, इसमें एडवर्टीजमेंट है, ये भी गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट है। इसके अंदर आप ये राजस्थान गवर्नमेंट का कोई हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ है, तो ये भी आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। और इसमें जो आपके जो फर्स्ट पेज पे जो इसकी जनरली जो न्यूज कवर ये लोग करते हैं, बहुत प्रॉपर सिलेक्टिव न्यूज होती हैं और जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगी। इंटरनेशनल न्यूज होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड न्यूज होती हैं, और जो आपकी नेशनल न्यूज जो एक्चुअल प्रायोरिटी की न्यूज हैं वो रहती हैं। इसमें आपको किसी इस तरह की कोई न्यूज नहीं मिलेगी जो आपको लगे कि यार ये तो किसी काम की नहीं है, या जनरल अवेयरनेस का वो पार्ट नहीं हो सकती। इसमें जो है सेंटर हाउस स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिल्ली, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है। और सेंटर टू ट्रेन डॉक्टर्स इन रिमोट एरियाज, ये जो नई गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड जो भी न्यूज रहती हैं मोस्टली इसके फर्स्ट पेज पे रहती हैं। ये कंपैरेटिवली दूसरे न्यूज़पेपर से आप देखोगे तो इसके पेजेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं का मतलब है इसमें एडवर्टीजमेंट का पोर्शन जो है उतना ही रहता है बाकी न्यूज़पेपर से। अगर कोई आप 6 या 7 पेज का एक जनरल डेली अगर आप देख रहे हो जिसके अंदर 3 पेज या 2 पेज अगर एडवर्टीजमेंट का रहता है, तो इसमें कंपैरेटिवली उनसे कम होगा और इसके पेजेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो मिड पेजेस है जिनमें आपके आर्टिकल्स हैं और जिनको आप हिंदी के अखबारों में जिन्हें संपादकीय बोलते हैं, तो जो एडिटोरियल्स होते हैं, जो न्यूज के एडिटर्स जो होते हैं वो लिखते हैं, उससे क्या हो रहता है आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं, आपके ओपिनियंस हैं, वो आपको बिल्ड करने में आपको थोड़ा आसानी रहती है। जब आप इंटरव्यूज फेस करते हैं, जब आप कोई ग्रुप डिस्कशन फेस करते हैं, तो वहां जब आपसे ओपिनियन पूछा जाता है आपके किसी पर्टिकुलर इशू पे, किसी मुद्दे पे, आप खास मुद्दे पे आपसे जब बातचीत करने के लिए कहा जाता है, तब आपको जो एडिटोरियल्स होते हैं, अगर आपने पिछले साल भर में अगर आपको अपने पढ़े होंगे तो आपको बहुत मदद करेंगे। और इसकी एक और अच्छी टेक्निक ये है कि कई बार क्या होता है, हम जो है कंसिस्टेंसी हम नहीं इसके अंदर रख पाते हैं। उसकी 2 या 3 वजह हो सकती हैं। एक ये रहता है कि हम जो है पीरियडिकली हम जो है सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं कि इस वीक या इस दिन में मेरा जो है मैथ्स का है, रीजनिंग का है, तो हम उसको जो है हैबिचुअल नहीं हो पाते हैं डेली टू डेली। और जो आपका न्यूज़पेपर है इट विल टेक 1 to 2 आवर डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज, लाइक आप उसको किस तरह से पढ़ते हैं और कितनी देर में पढ़ते हैं। तो शुरुआती दिनों में हो सकता है आपको ज्यादा समय लगे, लेकिन आप धीरे धीरे जब आपकी वोकैब जब स्ट्रांग होती जाएगी, आप उसको बिल्ड करते जाएंगे, तो ओवर द टाइम आप इसमें काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। और आप फिर जो है उस पेपर को उसी तरह से पढ़ेंगे 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, जिस तरह से आप किसी भी एक हिंदी न्यूज़पेपर को आप जिसमें पढ़ते हैं। उसमें इसमें जो है सिर्फ भाषा का फर्क नहीं है, आप इसमें और उसमें तथ्यों का बहुत ज्यादा फर्क है। आप उनमें देखोगे वो मुझे ठीक से तो नहीं मालूम मुझे उस पर क्या बोलना चाहिए, लेकिन ये है कि उन समाचार पत्रों से आप बचें। तथ्य जो आपको वाकई लगते हैं कि आपके काम के हैं, ये आपके काम के नहीं है, उसकी स्क्रूटनी जो है आपको खुद करनी पड़ेगी। आप जिस तरह से सेग्रीगेशन करते जाएंगे तो आपका ओवर द टाइम आपको ये समझ आने लगेगा कि आपको जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है उसके अंदर आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो द हिंदू की मैं जब बात कर रहा था अभी कि आपका जो है वोकैब का पार्ट इससे कैसे स्ट्रांग होगा। शुरुआती दिनों में जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे या कोई न्यूज पढ़ेंगे, तो उसमें हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस में आपको 2 या 3 वर्ड्स ऐसे हों जिनको आपको लगे कि आपको उसके लिए आपको डिक्शनरी की मदद लेनी पड़े। लीजिए कोई वो उसमें कोई नहीं, ऐसा नहीं है। डिक्शनरी खोलिए, उस वर्ड मीनिंग को आप एक सेपरेट नोटबुक में लिखिए। डिक्शनरी मैं कहूंगा आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही प्रेफर करें। इंग्लिश टू हिंदी आप अगर डिक्शनरी के साथ रहेंगे तो आप पता नहीं क्या सीख पाएंगे, लेकिन एक तो ज्यादा समय लेगा आपका। दूसरा, जब आप इंग्लिश टू हिंदी आप पढ़ेंगे तो आप जब बात करते समय, बोलते समय, या जब आप परीक्षा में आप
अपने सवालों का जब आप हल करते हैं तो उस टाइम आप पहले आप उसको हिंदी में सोचते हैं, फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसका इंग्लिश में वर्ड मीनिंग सोचते हैं। वो आदत आपको वहीं बनी रहेगी जब तक आप हिंदी टू इंग्लिश जो है आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल करते रहेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप यूज करते हैं उसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट आपको होगा वो ये होगा कि आप जो है आप सेंटेंस बिल्डिंग जो है आपकी वो इंग्लिश में होने लगेगी, उसकी आदत धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो जब आप इंग्लिश में ही सोचने लगते हैं तो आपको जो है ट्रांसलेशन जैसी चीजें बोलते समय, बात करते समय और अपनी परीक्षा में सवाल हल करते समय वो है जो आपको परेशानी नहीं बनेगी। कम से कम आपकी शुरू में हो सकता है इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हो सकता है कि एक इंग्लिश का टफ वर्ड है, उसको इंग्लिश टू इंग्लिश में क्या रहता है, आगे इंग्लिश में थोड़ा डिस्क्राइब रहता है, वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वो भी उसमें लिखा रहता है, और उसका जो है बहुत ही सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इंग्लिश में उसका क्या वर्ड है वो भी लिखा रहता है। तो आप धीरे धीरे जब आप उस तरफ जाएंगे तो आप चीजों को आसान बनाते जाएंगे खुद के लिए। दूसरा, जिस दायरे में आप हैं, एक तो अभी कोरोना का समय मुश्किल समय, थोड़ा सा जाहिर सी बात है आप कोचिंग सेंटर से दूर होंगे, अपने घर होंगे, जहां भी आप हैं, अपना लेवल आप अपने से ऊंचा रखें, आप अपना कंपटीशन हमेशा टफ रखें। अगर आप ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जहां आपको लगता है कि यार मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है या मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, तो फिर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जहां आपको लगे कि नहीं यार वो लोग मेरे से बेटर कर रहे हैं। जिस उस सर्कल में भी अगर आपको जब ऐसा लगने लग जाए कि नहीं मैं बाकी सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, तो आप अपना सर्कल, स्टडी सर्कल जो आपका, जिन लोगों के बीच में मतलब आप उठते बैठते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दीजिए और थोड़ा सा उसको ठीक करिए। उससे ये रहता है कि जब आप मोटिवेट करने की आपको जो है खुद को जरूरत नहीं रहती है, फिर आप अपने आप मोटिवेटेड रहते हैं दूसरों को देख के और उनके प्रिपरेशन को लेवल को देख के। इंग्लिश का जो है पिछले 4 साल में जो थोड़ा सा ट्रेंड जो है एग्जाम्स में जो चेंज हुआ है, वो उसको अच्छा चेंज बोल सकते हैं और थोड़ा सा एक मुश्किल चेंज बोल सकते हैं। अच्छा चेंज हुआ है कि उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस आए हैं। मुश्किल इसलिए है कि क्योंकि जो हिंदी बैकग्राउंड से जो आते थे और अभी भी आते हैं, उनके लिए था कि कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट था उसके अंदर आप आउट ऑफ 15 10 to 12 मार्क्स उसमें स्कोर हो जाता था, और जिनका बहुत अच्छी इंग्लिश होती थी उनका 13 to 14 और 15 तक उसमें स्कोर रहता था। तो उसमें उतना जो मार्जिन नहीं था कि आप अगर इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप 13-14 तक चले जाते थे, 15 तक चले जाते थे। अगर ठीक ठाक भी करेंगे तो 10 तक मार्क्स उसमें जो है आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। कॉम्प्रिहेंशन का अगर आप पार्ट देखेंगे तो उसमें इतने ड्रेस्टिकली चेंजेस आए हैं कि उसका जो है अभी इकोनॉमिक जो बेस्ड या जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे बेस्ड या थोड़ा सा कलिष्ठ भाषा का उसमें ज्यादा यूज होता है। तो उस लैंग्वेज में उसको समझना और फिर उसके जो है आंसर्स देना, उसमें क्या रहता है, ठीक ऐसे सीधे सीधे आंसर्स उसमें से आप नहीं अब आप फाइंड आउट कर पाते हैं जिस तरह से आप पहले कर पाते थे। तो अगर आप देखोगे तो उसमें अगर आप देखोगे अगर आपका इंग्लिश का पोर्शन अगर आपका ठीक नहीं है तो उसमें जो आपके पासिंग मार्क्स के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है ना, विच इज लाइक 6 और 7 आउट ऑफ 40। तो अगर वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पहले तो आपने अपना पोर्शन क्लियर करना है, फिर आपने कंपटीशन के लिए आपने अपना जो है स्कोर अप करना है। तो आपका अब जो है सिनेरियो है, जो अभी जो रिसेंट टाइम में जो चेंज हुआ है पिछले 2 या 3 एग्जाम्स में जो मैंने देखा है, उसमें यह है कि आपका इंग्लिश का जो है पोर्शन आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। उससे ये होगा, एक तो आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि मुझे स्कोरिंग का जो है कि मेरा पासिंग स्कोर रहे और मैं इसमें क्लियर कर जाऊं, वो डर नहीं रहेगा आपका। एक तो सॉलिड इतना होगा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा, प्लस अगर आपका मैथ्स या रीजनिंग दोनों में से अगर आप एक्सीडेंटली अगर आप किसी में एक में थोड़ा सा अगर अच्छा नहीं भी कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो उसमें आपका जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो उसको कवर करेगा। तो इसको सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी स्कोरिंग को यही करता है। मैथ्स और रीजनिंग में उतने चेंजेस नहीं आए हैं, आए भी हैं तो आपके जो प्रिपरेशन का लेवल है वो ओवर द टाइम अप होता गया है, और उसमें जो आउट ऑफ 40 वही 23, 24, 27, 30 अप टू 30 वही स्केल रहता है। 24 to 30, 32 बहुत अच्छा करने वाले 33, 34 तक भी करते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर आप देखोगे तो रेंज ज्यादा है। आउट ऑफ 40 अगर आप देखोगे जो बहुत अच्छा करने वाले लोग हैं वो दे गो अप टू 35, और जो नहीं कर पाते हैं, जिनको इंग्लिश से थोड़ा एक फोबिया है कि
पता नहीं कैसे कर पाएंगे या हो नहीं पाएगा, या उन्होंने वही एक वो उसको चक्र के शिकार रहते हैं कि अब वो आती क्यों नहीं, क्योंकि पढ़ते नहीं, पढ़ते क्यों नहीं, क्योंकि आती नहीं। तो उस चक्र में जो आप फंस जाते हैं, तो वो आप फिर आप हार्डली आप कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर आप जंबो वर्ड्स है आपका या पजल्स हैं, अगर आप उनको भी सोल्व करते हैं तो हार्डली उसमें कितना आपका जो पासिंग मार्क है वो 6 to 7, अगर आप उसको क्रॉस कर भी लेंगे तो फिर आपको जो है ओवरऑल जो कट ऑफ है उसमें आपको नुकसान होगा। इस टैक्टिक्स में आपको पहले भी बता रहा था, आप जो है इसका प्री क्लियर कर सकते हैं। मेंस में आपको जो है आपका अप्लाइड नॉलेज जो है आपका वही काम आएगा, टैक्टिक्स आपके नहीं उतने काम आते हैं। और इसके लिए मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स आप ऐसे देखेंगे कि आपने कोई एक टॉपिक को 2 दिन पहले देखा और आपने उसकी फॉर्मूलाज को पढ़ा, उस किसी दोस्त से मदद ली, कहीं क्लास ली, 5 या 7 दिन में उसको आप जो है दुरुस्त कर सकते हैं, वो ठीक हो जाता है। इंग्लिश में इस तरह से नहीं होता है। इंग्लिश लैंग्वेज है वो हैबिट की तरह है, वो धीरे 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 आते आते आती है। तो आप ये देखें कि इंग्लिश का जो है ये पोर्शन मैं अब तैयार कर लेता हूँ और जब प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस के लिए मैं इन 4 चीजों को जो है महीने भर में, जनरली इतना ही समय मिलता है आपको, 30 से 35 दिन मिलते हैं प्री क्लियर होने के बाद और मेंस के एग्जाम तक। तो उसमें आप फिर उसको नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैथ्स के 2 या 4 जो है आप सेपरेट टॉपिक्स हैं। रीजनिंग के अगर आपको बाकी रीजनिंग्स के अच्छे आपके कुछ टॉपिक्स पे आपकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है तो जो है आप थोड़ा सा अगर उसमें आप मेहनत करते हैं तो उसका स्केल अप हो जाता है। इंग्लिश में ये दिक्कत रहती है कि आप जो है अचानक से ओवरनाइट या 5 या 7 दिन में उसको नहीं कर सकते। तो इसकी तैयारी आप शुरू से रखिए और अंत तक रखिए। आप जो है इसको फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू द डे ऑफ योर एग्जाम आप इसको कंटिन्यू रखिए और उसमें हैबिट में डालिए। अगर आपका दिन भर आप मैथ्स की भी तैयारी करते हैं तो आप अपना दिन शुरू इंग्लिश से करिए और उसके जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उनको नोट डाउन करिए और उन पे फोकस करिए। अगर आपका वोकैब अगर नहीं ठीक है तो यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ योर वीकनेस। आपको आपकी कमजोरियों का जरूर पता होना चाहिए और उन पे काम करिए और वो धीरे धीरे जो है ठीक होती जाती है। अभी जो है अप्रैल समाप्त हो चुका है, मई का महीना शुरू हो गया है, तो उसके बाद जून, जुलाई और अगस्त में आपके जो है अगर बाकी चीजें सब ठीक रहती हैं तो अगस्त में आपके प्री एग्जाम्स जो है शुरू हो जाएंगे, अगस्त और सितंबर में। बाकी नवंबर दिसंबर में आपके जो है मेंस के एग्जाम्स रहते हैं। तो अभी अगर आप 4 महीने में अगर आप वोकैब को अभी से स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है 5 या 6 मार्क्स का तो वैसे ही बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि वोकैब का उसमें पोर्शन रहता है, आपके जो है अपोजिट वर्ड्स रहते हैं, वर्ड मीनिंग्स रहते हैं, तो ये तो डिफरेंस रहेगा ही। प्लस जो आपका जनरल अवेयरनेस का है, जो आप करंट जीके जिसको बोलते हैं, जो पास्ट 6 मंथ का आप तैयार कर रहे हैं, वो इसी से ही तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से मैगजीन्स में अगर आप जाओगे, मैगजीन्स पढ़ोगे या जो भी आपकी मंथली जो जीके की मैगजीन्स रहती हैं अगर आप उनको खोलोगे तो आप उनमें आप जो है वही न्यूज पाओगे, वहां थोड़ी सी फर्दर डिटेल में, तो आप उसका वहां आपका रिवीजन होगा। तो इसके साथ क्या है, जो न्यूज़पेपर वाली टेक्निक है इसमें क्या रहता है, आपका जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश 2 सब्जेक्ट जो है आपके एक साथ तैयार होते हैं। तो आप ज्यादा फोकस्ड आप जो है प्रिपरेशंस के लिए, वोकैब के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहिए और अपनी तैयारी को उसी तरीके से आगे पुश करिए। और आज के लिए इतना ही। और इससे जुड़ी हुई आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको लगता हो कि इसमें फर्दर हम क्या अच्छा कर सकते हैं, किन बुक्स से कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स किस बुक से करें, और बाकी अभी तो ऑनलाइन आपको इतना कंटेंट मिल जाता है कि आप उसमें बहुत सारी ऑनलाइन एग्जाम जो है आपको प्रैक्टिस सेट्स आपको उसमें मिल जाते हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी एस्पायरेंट्स और जो स्टूडेंट्स जो पार्ट करते हैं उनके साथ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको मालूम नहीं है कि क्या पढ़ना है। वो मार्केट जाते हैं, जो भी रैंडम जो भी बुक्स जो भी है वो 4, 5 या 7 वो ले आते हैं और उससे फिर वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आपको आपकी रेंज मालूम होनी चाहिए कि आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है। तो आपका जो सिलेबस है उसको आप साथ रखिए हमेशा, और उसका जो है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे आप अवेयर होने चाहिए फुल एंड फाइनल। ऐसा ना हो कि आपको किसी एक विषय को पढ़ने और 3 दिन बर्बाद करने या
लगा देने के बाद आपको ये ध्यान आए कि ये तो है ही नहीं सिलेबस में। तो एक तो ये कि क्या पढ़ना है, दूसरा कहाँ से पढ़ना है। आप जो भी आप कंटेंट आप पढ़ रहे हैं मार्केट से लेके ऑनलाइन से, वो रिलायबल हो, वो रिलायबल इतना रिलायबल तो हो ही कि आप उस पर इतना रिलाई कर सकें कि आपको 5 दिन बाद कभी ऐसा ना मालूम हो कि जो आपने पढ़ा वो गलत था, या जो आपने जिस तरीके से या जिस टेक्निक से पढ़ा वो गलत था। तो जो है आप जो वेरीफाइड सोर्सेज हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनके हो सकता है वो थोड़े कॉस्टली हो, ऑलिव बोर्ड है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी वेबसाइट्स जो जितनी भी ऑनलाइन एग्जाम्स की जो प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उनमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो उसमें ये रहता है कि जो भी प्रैक्टिस सेट्स आप लगा रहे हैं उसमें आपको जो है आपका अपना स्कोर का एकदम ठीक से आइडिया रहेगा। बहुत इजी एग्जाम्स आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देंगे, आपको मुश्किल में डाल देंगे। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट्स आपको ऐसा फील करवाने लगते हैं कि हाँ मेरे को सब आता है। और बहुत टफ जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपको थोड़ा ऐसे लो फील करवा सकते हैं कि अभी तो आ ही नहीं रहा है, इतना स्कोर नहीं हो रहा है। तो जो प्रॉपर रिसर्च बेस्ड जो आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं जिनमें प्रॉपर अपडेटेड कंटेंट रहता है, आप उन पे रिलाई करिए। उन प्रैक्टिस सेट्स को जितना हो सके करिए। जितना हो सके का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में 2-2 3-3 करते रहे, एक करिए, लेकिन उसको जो है आप उसका विश्लेषण करिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ 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 ये पॉइंट्स वीक हैं उनको तैयार करिए, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए जाइए। सिर्फ प्रैक्टिस सेट से तो नहीं हो पाएगा। आप प्रैक्टिस सेट करिए, उसको रिव्यू करिए, उसमें अगर जो आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, उनको ठीक करिए, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए जाइए। यही तरीका आपको लगातार जब आप मतलब 90 डेज तो कम से कम अगर आप 3 महीने अगर ये तक अपनाते हैं तो आपका ज्यादा नहीं तो 15-20% जो है आपका हर सब्जेक्ट में बूस्ट होगा। वो ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे लास्ट ईयर जो आपका रहा और आपको लगता है कि आपने जो है इस बार की जो प्रिपरेशन है वो जो है हमेशा आपको बूस्ट ही करेगी। कई बार क्या रहता है कि आपका एग्जाम्स के एकदम करीब आके आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, आपका कई चीजों को लेके आप किस तरह से सोचते हैं, उन चीजों से भी बहुत स्कोर इफेक्ट होता है। तो खुद को बैलेंस रखिए। और अभी बहुत समय है, बहुत समय मतलब बहुत समय तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इस साल के लिए बहुत पर्याप्त समय है कि आप यहाँ से खुद को और खुद की चीजों को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।